परिचय। अगर प्रारंभिक जरूरत ना हो तो आज एक या किसी दूसरे रूप में इंटरनेट कई एम्बेडेड एप्लीकेशंस में सबसे पसंदीदा विकल्प है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी या और ज्यादा सामान्य शब्दों में नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान और भविष्य दोनों ही एप्लीकेशन के लिए इनेबलिंग टेक्नोलॉजी की तरह हो सकती है। यहाँ तक कि आज के कम कीमत वाले वाइलिक्रो कंट्रोलर्स भी लैन कंट्रोलर को हैंडल करने के लिए काफी मजबूत हैं। ऑन चिप, ऑफ चिप, फैंसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमारे एम्बेडेड सिस्टम काफी बेहतर हैं। हालांकि एम्बेडेड कंप्यूटर्स बेकार माने जाते हैं अगर वो बाहरी दुनिया के साथ इंटरफेस नहीं कर सकते। कंप्यूटिंग में इंटरफेस शेयर्ड बाउंड्री की तरह होता है, जिसके आर पार कंप्यूटर सिस्टम के दो अलग अलग कंपोनेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइस और इन सबके मिश्रण के बीच एक्सचेंज हो सकता है। कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जैसे टच स्क्रीन इंटरफेस की मदद से डाटा को रिसीव करते हैं और भेजते हैं, जबकि माउस, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक जैसे दूसरे डिवाइस एक तरफा या वन वे होते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल आईओ डिवाइस के बीच सूचना ट्रांसफर के तरीकों को उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर से जुड़े पेरिफेरल्स को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटरफेस कराने के लिए खास तरह के कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन लिंक का उद्देश्य होता है सेंट्रल कंप्यूटर और प्रत्येक पेरिफेरल के बीच मौजूद मतभेदों का हल ढूंढना। मुख्य अंतर हैं: पेरिफेरल्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं और इनके ऑपरेशन का तरीका सीपीयू और मेमोरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऑपरेशन से अलग होता है। इसलिए सिग्नल वैल्यू के रूपांतरण की जरूरत पड़ सकती है। पेरिफेरल्स में डाटा ट्रांसफर रेट आमतौर पर सीपीयू के ट्रांसफर रेट से धीमा होता है और फलस्वरूप सिंक्रोनाइज करने की प्रक्रिया की जरूरत पड़ सकती है। पेरिफेरल्स में डाटा कोड्स और फॉर्मेट्स सीपीयू और मेमोरी के वर्ड फॉर्मेट से अलग होते हैं। पेरिफेरल्स में ऑपरेटिंग मोड्स एक दूसरे से अलग होते हैं और प्रत्येक ऐसे नियंत्रित होने चाहिए ताकि सीपीयू से जुड़े दूसरे पेरिफेरल्स के ऑपरेशन में कोई बाधा न हो। इन मतभेदों के समाधान के लिए कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू और पेरिफेरल्स के बीच सभी इनपुट और आउटपुट ट्रांसफर की निगरानी और सिंक्रोनाइज करने के लिए खास हार्डवेयर कंपोनेंट को शामिल करता है। कंपोनेंट्स इंटरफेस यूनिट्स कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच इंटरफेस करते हैं। इनपुट आउटपुट वर्सेस मेमोरी बस। प्रोसेसर को मेमोरी यूनिट से जरूर संवाद करना चाहिए। इनपुट आउटपुट बस की तरह मेमोरी बस भी डाटा, एड्रेस और रीड राइट कंट्रोल लाइंस को रखता है। 3 तरीके हैं जिसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट से संवाद करने के लिए कंप्यूटर बस का उपयोग किया जा सकता है। 2 अलग अलग बस का प्रयोग करें, पहला मेमोरी के लिए और दूसरा इनपुट आउटपुट के लिए। मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों के लिए एक कॉमन बस का प्रयोग करें, लेकिन प्रत्येक के लिए अलग कंट्रोल लाइंस हों। मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए कॉमन कंट्रोल लाइंस के साथ एक कॉमन बस का प्रयोग करें। पहली विधि के मुताबिक कंप्यूटर के पास डाटा, एड्रेस और कंट्रोल बस के स्वतंत्र सेट होते हैं, एक मेमोरी तक पहुंचने के लिए और दूसरा इनपुट आउटपुट के लिए। कंप्यूटर में ये काम किया जाता है जो सीपीयू के अलावा एक अलग इनपुट आउटपुट प्रोसेसर उपलब्ध कराता है। मेमोरी बस की सहायता से मेमोरी, सीपीयू और आईओपी दोनों से संवाद करता है। आईओपी एक अलग आईओ या इनपुट आउटपुट बस की मदद से अपने एड्रेस, डाटा और कंट्रोल लाइंस के साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी संवाद करता है। आईओपी का उद्देश्य है कि बाहरी और भीतरी डिवाइस के बीच सूचनाओं के ट्रांसफर के लिए एक स्वतंत्र रास्ता प्रदान कराना। आईओ या इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कभी-कभी डाटा चैनल कहा जाता है। जब मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेसर से इंटरफेस कराया जाता है
तो आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट स्कीम या मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम का उपयोग किया जाता है। मेमोरी मैप्ड I/O या इनपुट आउटपुट वह डिवाइस है जहां प्रोसेसर और I/O या इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है, जबकि I/O मैप्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस की एक दूसरे से अलग मेमोरी होती है। आइसोलेटेड मैप्ड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड I/O कॉन्फ़िगरेशन सभी I/O इंटरफेस एड्रेसेस को मेमोरी एड्रेस से अलग करता है। आइसोलेटेड I/O कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी एड्रेस और I/O एड्रेसेस सबके पास अपना एड्रेस स्पेस होता है। आइसोलेटेड I/O कॉन्फ़िगरेशन में CPU के पास अलग-अलग इनपुट और आउटपुट निर्देश होते हैं। इन और आउट इंस्ट्रक्शन। I/O रीड या I/O राइट कंट्रोल लाइंस का उपयोग होता है। एड्रेस I/O के लिए सिर्फ 16 एड्रेस लाइंस का उपयोग होता है। इस प्रकार सिर्फ 64 के इनपुट और 64 के आउटपुट डिवाइस उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ AX/AL और I/O के साथ ही डाटा ट्रांसफर संभव है। एप्लीकेशंस के लिए 1 MB मेमोरी पूरी तरह उपलब्ध होता है। एक अलग एड्रेस बस उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त हार्डवेयर सर्किटरी की जरूरत पड़ती है। मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। इस कॉन्फ़िगरेशन में मेमोरी और I/O के लिए एक ही एड्रेस स्पेस का उपयोग होता है। कोई विशेष I/O निर्देश नहीं होते हैं। ये कंप्यूटर को I/O के ट्रांसफर और मेमोरी ट्रांसफर दोनों के लिए एक ही निर्देश के उपयोग की अनुमति देता है। MOV और दूसरे डाटा ट्रांसफर के निर्देश का उपयोग किया जा सकता है। मेमोरी रीड राइट कंट्रोल सिग्नल्स का उपयोग होता है। इनपुट आउटपुट का एड्रेस बताने के लिए 20 एड्रेस लाइंस का उपयोग होता है। डाटा ट्रांसफर किसी भी रजिस्टर के साथ संभव है। यूजर एप्लीकेशन के लिए मेमोरी को सीमित करता है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट के एड्रेस के लिए एक ही एड्रेस बस का उपयोग होता है। अतिरिक्त सर्किटरी की जरूरत नहीं होती। इंटरफेस प्रोटोकॉल्स। GPIB यानी जनरल पर्पस इंटरफेस बस या IEEE 488 बस आज भी सबसे लोकप्रिय और वर्सेटाइल इंटरफेस स्टैंडर्ड्स है। GPIB का उपयोग बड़े स्तर पर रिमोट से नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट को सक्रिय करने के लिए होता है। हालांकि जनरल कंप्यूटर कम्युनिकेशन जैसे दूसरे कई एप्लीकेशंस में भी इसका उपयोग होता है। आज के अधिकतर बेंच इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इक्विपमेंट के पास GPIB विकल्प मौजूद होता है या स्टैंडर्ड के अनुसार इसे फिट किया जाता है। जबकि ये दूसरी तकनीकों से पिछड़ रही है, फिर भी ये इतना स्टैंडर्ड बन गया है कि अब भी इसे स्टैंडर्ड की तरह बार-बार फिट किया जाता है। GPIB ओरिजिन्स। आरंभ में GPIB का नाम HPIB दिया गया था। ये हैवलेट पैकर्ड इंटरफेस बस शब्द से आया क्योंकि इसकी शुरुआत HP द्वारा उनके टेस्ट इक्विपमेंट को नियंत्रित करने के लिए किया गया। बाद में HP की टेस्ट इक्विपमेंट शाखा एजुलेंट नाम की एक नई कंपनी बन गई। इस विचार से जब ये पहली बार प्रस्तुत किया गया तो कुछ सालों में इसे कई दूसरे नाम भी दिए गए। GPIB को कई मुख्य संस्थानों ने स्वीकार कर लिया है, जिसने उन्हें उनके नंबर दिए। USA में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की संस्था ने 1978 में इसके लिए एक विशेष नंबर दिया 488 और परिणाम स्वरूप ये कभी-कभी IEEE 488 बस की तरह भी रेफर किया जाता है। ये बेसिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोटोकॉल पैरामीटर्स को परिभाषित करता है। 1987 में रिलीज किए गए IEEE 488.2 स्टैंडर्ड संबंधित सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को परिभाषित करता है। GPIB डिवाइसेस इंटरफेस सिस्टम की मदद से डिवाइस डिपेंडेंट मैसेज और इंटरफेस मैसेज को भेजकर दूसरे GPIB डिवाइसेस से संवाद करता है। डिवाइस डिपेंडेंट मैसेजेस, जिसे अक्सर डाटा या डाटा मैसेज कहा जाता है, उसमें डिवाइस पर आधारित सूचना रहती है, जैसे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, मेजरमेंट रिजल्ट
मशीन स्टेटस और डाटा फाइल्स। इंटरफेस बस को मैनेज करते हैं। आमतौर पर कमांड या कमांड मैसेजेस कहलाने वाले इंटरफेस मैसेजेस कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे बस को इनिशियलाइज करना, किसी अनएड्रेसिंग डिवाइस को एड्रेस करना और रिमोट या लोकल प्रोग्रामिंग के लिए डिवाइस मोड को सेट करना। GPIB डिवाइसेस। GPIB डिवाइस टॉकर, लिसनर और या कंट्रोलर हो सकता है। कोई टॉकर एक या अधिक लिसनर्स को डाटा मैसेज भेजता है जो डाटा रिसीव करता है। कंट्रोलर सभी डिवाइस को कमांड भेजते हुए GPIB पर सूचनाओं के फ्लो को मैनेज करता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल वोल्टमीटर एक वक्ता या टॉकर भी है और एक श्रोता या लिसनर भी। GPIB कंट्रोलर की मुख्य भूमिका कंप्यूटर CPU की भूमिका से तुलना योग्य है, लेकिन कंट्रोलर की तुलना सिटी टेलीफोन सिस्टम के स्विचिंग सेंटर से करना एक बेहतर एनालॉजी है। स्विचिंग सेंटर या कंट्रोलर कम्युनिकेशन नेटवर्क GPIB को मॉनिटर करता है। जब सेंटर या कंट्रोलर ये नोटिस करता है कि पार्टी या डिवाइस कोई कॉल करना चाहता है या डाटा मैसेज भेजता है, तो ये कॉलर या टॉकर को रिसीवर या लिसनर से जोड़ देता है। टॉकर लिसनर को अपने संदेश भेज सकता है। इससे पहले कंट्रोलर आमतौर पर एक टॉकर और एक लिसनर को एड्रेस करता है या इनेबल करता है। मैसेज ट्रांसमिट होने के बाद कंट्रोलर दूसरे टॉकर्स या लिसनर्स को एड्रेस कर सकता है। GPIB के लाभ और हानि। लाभ: सिंपल और स्टैंडर्ड हार्डवेयर इंटरफेस, कई बेंच इंस्ट्रूमेंट्स पर विद्यमान इंटरफेस, रगेड कनेक्टर्स और प्रयोग किए गए कनेक्टर्स, हालांकि कुछ इंसुलेशन डिस्प्लेसमेंट केबल कभी-कभी दिखाई देता है। सिंगल कंट्रोलर में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को जोड़ना संभव है। हानियां: बल्कि कनेक्टर्स, केबल की खराब रिलायबिलिटी, अधिकतर बल्कि केबल की वजह से। लो बैंडविड्थ, कई आधुनिक इंटरफेस की तुलना में धीमा। बेसिक IEEE 422 कमांड लैंग्वेज यानी SCP का आदेश नहीं देता है, जो बाद में क्रियान्वयन में उपयोग किया गया लेकिन सभी इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं किया गया। ब्लू और व्हाइट G3 के परिचय के बाद से ही एप्पल कंप्यूटर ने अपने सभी कंप्यूटर्स में फायरवायर पोर्ट्स को शामिल किया। फायरवायर एक बस या हार्डवेयर प्रोटोकॉल है जिसे दो पीयर टू पीयर डिवाइस के बीच डाटा के तेज ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया। ये कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच डिजिटल लिंक की तरह काम करता है, जो तेज गति से ऑपरेट कर बेहतर क्वालिटी की ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। सबसे पहले 1995 में एप्पल ने फायरवायर को विकसित किया और बाद में कुछ संशोधन भी दूसरी डिवाइस निर्माता कंपनी जैसे सोनी अब उसी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं। फायरवायर क्यों? हाई क्वालिटी के मल्टीमीडिया स्रोतों को ट्रांसपोर्ट के लिए हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। फायरवायर या IEEE 1394 इसके जेनरिक टाइटल एक खास उद्देश्य का बस होता है। IEEE 1394 100, 200 या 400 Mbps की स्पीड पर डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड भी है। 1394 प्रोटोकॉल काफी स्केलेबल है और दी गई विशेषताएं प्रदान करती हैं। दोनों एसिंक्रोनस और आइसोक्रोनस एप्लीकेशन उपलब्ध कराता है। मेमोरी मैप्ड एड्रेस स्पेस की बड़ी मात्रा तक के लिए एक्सेस देता है। पीयर टू पीयर यानी होस्टलेस कम्युनिकेशन की अनुमति देता है। 1394 प्रोटोकॉल दोनों एसिंक्रोनस और आइसोक्रोनस के बीच डाटा ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। आइसोक्रोनस ट्रांसफर हमेशा 1-to-1 या 1-to-many फैशन में प्रसारित होता है। आइसोक्रोनस ट्रांसफर के लिए एरर में कोई संशोधन नहीं होता और ना ही दोबारा प्रसारण। डिजाइन के अनुसार 80% तक का बस बैंडविड्थ आइसोक्रोनस ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जा सकता है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर
किसी भी एक्सप्लिसिट एड्रेस के एक खास नोड के लिए होते हैं। ये मुमकिन है कि एक्नॉलेजमेंट स्टेप पर एरर में सुधार करने वाला प्रोटोकॉल लगाया गया हो। प्रोटोकॉल लेयर्स। स्पेसिफिकेशन 1394 प्रोटोकॉल के 4 लेयर को परिभाषित करता है: फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांजैक्शन लेयर, सीरियल बस मैनेजमेंट लेयर। फायरवायर, जिसे IEEE 1394 और iLink भी कहा जाता है, आपके कंप्यूटर में पेरिफेरल्स जोड़ने के लिए दूसरा लोकप्रिय कनेक्टर है। फायरवायर का डिजिटल कैमकॉर्डर, बाहरी हार्ड ड्राइव्स और दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है, जो फायरवायर कनेक्शन के द्वारा हाई ट्रांसफर रेट यानी 480 MBPS तक से फायदा पहुंचा सकता है। फायरवायर से एक लाभ ये भी है कि डाटा ट्रांसफर करने वाले केबल के द्वारा ही डिवाइस में पावर ट्रांसफर किया जा सकता है। फायरवायर का नुकसान ये है कि केबल और अधिक महंगे हो जाते हैं। सभी PCs में फैक्ट्री द्वारा फायरवायर पोर्ट्स नहीं लगाए होते हैं। कॉम्पैक्ट, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और NEC द्वारा विकसित स्पेसिफिकेशन के साथ बाद में हैवलेट पैकर्ड, ल्यूसेंट और फिलिप्स भी जुड़ गए। इन सभी कंपनियों ने USB इम्प्लीमेंटेशन फोरम INC को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह तैयार किया, जो स्पेसिफिकेशन को पब्लिश करता और USB के अगले विकास की तैयारी करता था। उस वक्त उपयोग में आने वाले PC के कनेक्शन विधियों के मिक्सचर के लिए सॉल्यूशन निकालना USB-IF का उद्देश्य था। हमारे पास सीरियल पोर्ट्स, समानांतर पोर्ट्स, कीबोर्ड और माउस कनेक्शन, जॉयस्टिक पोर्ट्स, मिडी पोर्ट्स थे और इनमें से किसी ने प्लग एंड प्ले की बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं किया। इसके अलावा इनमें से कई पोर्ट्स ने PC के सीमित संसाधनों का उपयोग किया, जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट्स और DMA चैनल। इस प्रकार PC में बड़ी संख्या में डिवाइस जोड़ने के लिए और अंततः लेगेसी पोर्ट्स को बदलने के लिए एक नई विधि USB का विकास किया गया। इस तरह डिजाइन किया गया जिससे कि इसे खास इंटरप्ट या DMA रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़े और ये हॉट प्लगेबल भी हो। यह महत्वपूर्ण था कि नए डिवाइस को इंस्टॉल करने में यूजर को किसी खास नॉलेज की जरूरत नहीं पड़े और सभी डिवाइस एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहें, जिससे कि हमेशा सही ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग स्वतः किया जाए। डाटा स्पीड्स। USB स्पेसिफिकेशन 3 डाटा स्पीड को परिभाषित करता है, जो दिखाया गया है। ये सभी स्पीड्स सिस्टम के मुख्य क्लॉकिंग रेट होते हैं और ऐसी स्पीड संभावित नतीजे को नहीं दिखाती हैं जो हमेशा प्रोटोकॉल ओवरहेड के परिणाम की तरह कम होंगे। लो स्पीड। यह सस्ते और कम रेट वाले डाटा डिवाइस जैसे माउस के लिए इंटेंडेड था। हाई तथा फुल स्पीड की जरूरतों की तुलना में कम स्पीड वाली कैप्टिव केबल पतली और ज्यादा लचीली होती है। फुल स्पीड ये मूल रूप से सभी दूसरे उपकरणों के लिए स्पेसिफाइड था। हाई स्पीड। फायरवायर की हाई स्पीड के रिस्पॉन्स में USB 2.0 के स्पेसिफिकेशन में हाई स्पीड की शुरुआत की गई।